गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्राउन क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी में कोशिका विज्ञान पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं सेल बायोलॉजी पे। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो पहले क्वेश्चंस करने से पहले कोशिश करें कि वो वीडियोस देखें, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल इनके बीच में डिफरेंस है, वहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। बेसिकली इसमें ये पूछता है कि भई जो प्लांट सेल्स हैं उसमें कौन-सी चीज़ पाई जाती हैं और एनिमल सेल्स में वो एब्सेंट हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से निम्न की उपस्थिति में भिन्न होती हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जो कि पादप कोशिका में पाए जाते हैं और जंतु की कोशिकाओं में वो नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए पहला का ऑप्शन है कोशिका भित्ति। अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर याद होगा, प्लांट सेल का, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना होता है कोशिकाओं में। ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये कोशिका भित्ति है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। उसके अंदर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो पोर्शन बड़ा-सा दिख रहा है, ये रिक्तिका है, वैक्यूल है ये, और ये पोर्शन जो है न्यूक्लियस है। और इसके अलावा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स जिसको कहते हैं, वो पाए जाते हैं। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं एनिमल के सेल से, तो एनिमल के सेल में हम एक न्यूक्लियस देखते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और वहाँ पर सेल अ वॉल जो है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें प्लांट सेल और एनिमल सेल को, तो देखते हैं कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाता है। इसका मतलब कोशिका भित्ति उपस्थित है प्लांट सेल के अंदर। प्लवक, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स पाई जाती है। इसी प्लास्टिड्स को आपको याद होगा कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल होता है जो बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है प्लांट के साइटोप्लाज्म का। एनिमल्स में भी साइटोप्लाज्म वैक्यूल्स पाए जाते हैं, मगर वो बहुत छोटे-छोटे से वैक्यूल्स होते हैं, जैसा कि आपको याद होगा। और उपरोक्त सभी तो ये तीनों चीज़ें हमारे प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, तो इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी। कोशिका भित्ति, लवक और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका, तीनों चीज़ें उपस्थित होती हैं प्लांट सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में कौन-सी जोड़ी बेमेल है? यहाँ पे कुछ मैच के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो कौन-सा ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका मैच सही नहीं है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ी एकल कोशिका, सबसे लार्जेस्ट सेल जो है, वो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये हम लोग जानते हैं। इसका जो डायमेंशन है 170 इंटू 135 मिलीमीटर का होता है। एक अंडा एक सेल होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी अंडा हो, मुर्गी का अंडा है या किसी भी बर्ड का जो एग होता है, वो एक सेल होता है। तो उस हिसाब से देखते हैं तो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होगा। उसका साइज़ 170 इंटू 135 मिलीमीटर है। तो ये सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है। सबसे छोटी कोशिका का नाम आपको याद ही होगा, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा जिसको कहते हैं। गोल्गी उपकरण एल्टमैन के द्वारा खोजा गया दूसरा ऑप्शन ये है। गोल्जी बॉडीज़ का जो खोज है वो कैमाइलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। कैमाइलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ये सही है। ये जो दूसरा ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन गलत है। तो ये इसका जो मेल है, ये मैच है, ये सही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने इसका नाम दिया था, एल्टमैन ने खोज की थी और बेंडा ने नाम दिया था, ये भी सही है। लाइसोसोम्स, डी डवे नाम के साइंटिस्ट ने लाइसोसोम्स की खोज की थी। लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन था बेसिक? लाइसोसोम्स का फंक्शन ऑटोलाइसिस, अपने सेल को खुद ही मार देता है। इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग कहते थे। सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ये सब लोग जानते हैं, आप लोग पावर हाउस कहा जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी बॉडी का बेसिक फंक्शन क्या था? इसका बेसिक फंक्शन सिक्रीशन, स्राव करना है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये इसके कुछ फंक्शंस हैं इन ऑर्गेनल्स के, ये आपको हमेशा याद रखनी है।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गोल्जी बॉडीज ट्रांसपोर्टेशन करता है, सिक्रीशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से जब उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उससे 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। एक एटीपी से 38 सॉरी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और यही एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सब चलता है ये। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। पॉलीराइबोसोम्स निम्न में से किसके समूह है? पॉलीराइबोसोम्स, यहाँ पे देखिए ये दो वर्ड यहाँ पर हैं। एक है पॉली प्लस राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आप जान ही रहे हैं कि क्या है, और पॉली मतलब अधिक, एक से अधिक, बहुत सारे राइबोसोम्स। ये क्या होते हैं? ये एक देखिएगा यहाँ पर, ये एक एमआरएनए है, एमआरएनए। और इस एमआरएनए के पर इस तरह से राइबोसोम्स, राइबोसोम की दो यूनिट होती है जैसा मैंने बताया था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में 70s होता है, यूकैरियोट्स में 80s होता है। प्रोकैरियोट का जो 70s होता है, ये 30s प्लस 50s में डिवाइड रहता है, दो पार्ट में होता है। और यूकैरियोट में जो 80s के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वो 40s प्लस 60s राइबोसोम्स होते हैं। और मैंने ये भी बताया कि एस जो स्वेडबर्ग यूनिट है, इनको जोड़ करके ये 50 और 50 मूव करके 70, इस तरह से इसका एडिशन नहीं है ये इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम जुड़े रहेंगे, यही फिर आगे चल करके हमारे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस तरह से देखिए इसमें से प्रोटीन की चेन निकलती है और ये प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये एमआरएनए में इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? ये एमआरएनए में इंफॉर्मेशन डीएनए से आती है, और इसी एमआरएनए और राइबोसोम की मदद से देख रहे हैं हम, ये प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। और ये जो प्रक्रिया थी डीएनए से आरएनए बनने की, को फिर से याद एक बार मैं दिला देता हूँ, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये होता है एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, और यही सेंट्रल डॉग्मा होता है। तो ये एमआरएनए के ऊपर जो राइबोसोम, एक से अधिक राइबोसोम जो जुड़े होते हैं, इसी को पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। तो इसमें एमआरएनए के धागे द्वारा आपस में जुड़े अनेक राइबोसोम्स, ये इसका सही ऑप्शन होगा। और ये मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया किस तरह से, ये इस फिगर से पीले रंग का जो धागा है ये एमआरएनए है, इसके ऊपर ये राइबोसोम है जिसकी दो यूनिट होती है, प्रोकैरियोट में 30 और 50 और यूकैरियोट में 40 और 50s। और ये इस तरह से जुड़े रहेंगे और इसमें एक लंबा एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये एमआरएनए और राइबोसोम्स जो आपस में जुड़े रहते हैं, इनके द्वारा संपन्न की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पादप कोशिका की संरचना के संदर्भ में गलत कथन को चुनिएगा। गलत कथन इसमें क्या है? अच्छा, पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि एक ये हमारा पादप की कोशिका है, इसके बाहर एक सेल वॉल होता है इस तरह से। ये हमारा कोशिका झिल्ली है और बाहर में कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, और ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका के संदर्भ में कौन सा गलत ऑप्शन है? कोशिकीय झिल्ली के अंदर सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। हम लोग फिगर अगर ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति बाहर होती है और कोशिका झिल्ली अंदर होती है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका भित्ति होती है। तो ये पहला स्टेटमेंट ही जो है ये गलत स्टेटमेंट है। हाँ, सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है, ये सही बात है।
लेकिन सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। सेंट्रियोल्स प्रायः अनुपस्थित रहते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स या सेल डिवीजन के समय में तंतु बनाते हैं और ये प्रोमिनेंटली जो है ये एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और गोल्गी उपकरण को हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम्स कहा जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो गलत स्टेटमेंट प्लांट सेल के बारे में पहला है, सेल वॉल हमेशा सेल मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है, ना कि अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से राइबोसोम के संदर्भ में है। राइबोसोम के बारे में आप लोग बहुत सी चीजें जान चुके होंगे, इसको आप बता सकते हैं आसानी से। राइबोसोम्स के संबंध में निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, प्रोटीन संश्लेषण करता है राइबोसोम्स, हम लोग जानते हैं। एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम इस तरह से उपस्थित है और ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। कोशिका द्रव्य और रफ, आरईआर का मतलब है रफ एंडोकुलम। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके ऊपर देखिएगा इस तरह का दानेदार, जो ये रेड कलर के ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और रफ इसलिए बोला जाता है, ये खुरदुरा होता है क्योंकि इसके ऊपर ये दानेदार स्ट्रक्चर है। जब इसको हाथ से तो हम लोग नहीं छू सकते हैं, लेकिन इसको जब देखा जाता है माइक्रोस्कोप के लेवल पे, तो ये रफ खुरदुरे सरफेस होता है। इसलिए कोशिका द्रव्य और आरईआर पर उपस्थित, तो राइबोसोम्स जो है आरईआर के ऊपर तो उपस्थित है ही, इसके अलावा फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका द्रव्य में वो उपस्थित होते हैं। झिल्ली अनावेष्टित, ये भी सही है। और ये जो थर्ड ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित, ये गलत ऑप्शन है। राइबोसोम्स, कुछ राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, कुछ राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। इसमें अपनी प्रोटीन संश्लेषण की एक अपनी अलग से मशीनरी होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण की मशीनरी के लिए कोई भी प्रोटीन अगर बनाना है हमको, तो हमारे पास डीएनए होना चाहिए, हमारे पास आरएनए होना चाहिए और फिर फाइनली प्रोटीन तो बना ही रहे हैं इसमें। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए हमको राइबोसोम्स भी चाहिए। ये 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 इतना सेटअप, जब मिनिमम सेटअप होगा डीएनए का, आरएनए का और राइबोसोम की उपस्थिति में जो प्रोटीन बनता है, इसी सेटअप से हम प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। तो डीएनए और क्लोरोप्लास्ट, इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोला जाता है। सेमी ऑटोनोमस मतलब कुछ प्रोटीन जो इनके खुद केवल माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट को अपने फंक्शनिंग के लिए चाहिए होते हैं, वो खुद ही निर्माण करते हैं। वो केंद्रक से जो प्रोटीन बन करके आता है, उससे निर्भर नहीं है, इसलिए वो सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाएँगे। जहाँ पर भी किसी भी सेल के अंदर अगर हमको प्रोटीन बनाना है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें फुलफिल करेंगी, तभी हम प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्लाज़्मा मेम्ब्रेन जो है हमारा, उसका थिकनेस पूछा है इसके अंदर। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बेसिकली आप देखिए इस तरह से होता है। यहाँ पर फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके बीच में इस तरह से प्रोटीन के मॉल ये लिपिड्स हो गया ये, और ये हो जाता है प्रोटीन्स। जो अभी प्रेज़ेंट में जो एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसको सब साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया है, वो मॉडल है। और इसके अनुसार इसका जो मोटाई जो होती है, वो 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। 75 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर 10 की पावर -10 मीटर इसका, ये अगर इसको हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर होता है। तो इस प्लाज़्मा मेम्ब्रेन की जो अ मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी आता है।
आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें ये पूछा है कि दो प्लांट के जो दो सेल्स होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं एक जगह पे, और उस कनेक्शन का जो पॉइंट होता है उससे एक सेल से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चीजों का मटेरियल्स का आदान प्रदान होता है, तो वो उस कनेक्शन वाला जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? जैसे प्लांट सेल में सबसे बाहरी परत कौन सी है? कोशिका भित्ति है। तो ये एक कोशिका भित्ति एक प्लांट सेल की है, और दूसरा प्लांट का सेल है, उसकी कोशिका भित्ति ये हो गई। तो इनके बीच में एक कनेक्शन का पॉइंट होता है इस तरह से। ये एक कोशिका हो गई, ये दूसरी कोशिका हो गई। अब दोनों के बीच में एक ये कनेक्शन का पॉइंट होता है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ये पॉइंट जिससे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चीज़ों का आदान-प्रदान होता है, इसको कहा जाता है प्लाज़्मोडेस्माटा। प्लाज़्मोडेस्माटा कहा जाता है इसको। इससे कोशिकीय कोशिकीय द्रव्य जो है प्लांट, ये ध्यान रखना है कि ये केवल प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं प्लाज़्मोडेस्माटा, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। 2 सेल आपस में कनेक्ट होते हैं जिस पॉइंट पे, वो प्लाज़्मोडेस्माटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के थे। एक अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा है एक के ऊपर अगर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और एक के ऊपर राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे, खुरदुरा। और जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट हैं, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बेसिक क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, दोनों का फंक्शंस जैसे होता है उसको आपको देखना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी राइबोसोम्स का जिक्र होगा, वो कोशिका द्रव्य में हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हो, तो राइबोसोम जब भी आएगा तो वो प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा प्रोटीन की सिंथेसिस में भाग लेता है। तो वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो लिपिड्स का निर्माण करते हैं, लिपिड्स, फैट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टीरॉइड जो है वो भी एक प्रकार का लिपिड होता है, स्टीरॉइड। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टीरॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बनने का अलग तरीका है, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। यांत्रिक सहारा एंजाइम का परिसंचरण, प्रोटीन संश्लेषण, औषधियों का प्रतिविष्टीकरण किसका काम है? यांत्रिक सहारा मतलब मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटीन का फॉर्मेशन, और ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं इसको, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये सारा किसका फंक्शन है? हम लोग इसमें देखते हैं डिक्टियोसोम्स क्या होता है। डिक्टियोसोम्स गोल्गी बॉडीज को कहा जाता है। इसका काम सिक्रीशन था और ट्रांसपोर्टेशन था। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या था? इसका इसका फंक्शन देखिएगा, डिक्टियोसोम्स का सिक्रीशन है, स्राव करना, या ट्रांसपोर्टेशन है। क्लोरोप्लास्ट का काम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस है। और राइबोसोम फिर से आप जान ही रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसका फंक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम है तो प्रोटीन संश्लेषण करेगा। तो देखिए वो प्रोटीन संश्लेषण करता है। एंजाइम्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन के ही नेचर के होते हैं। सारे एंजाइम्स हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा, जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं सबका, सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन होते हैं। केवल एक ही इसका अपवाद है। बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इसमें अपवाद बहुत सारे याद रखने पड़ते हैं। सारे एंजाइम्स जितने भी पाए जाते हैं नेचुरली ऑकरिंग या हमारे सिस्टम के अंदर, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, सारे प्रोटीन होते हैं। केवल एक एंजाइम है राइबोजाइम। राइबोजाइम
जो कि प्रोटीन नहीं होता है, ये आरएनए होता है। ये अपवाद है ये, राइबोज़ोम। तो प्रोटीन से ही सारे एंजाइम्स बनते हैं, इसलिए एंजाइम्स हो गया। यांत्रिक सहारा का स्ट्रक्चर देखिएगा, ये इस तरह से सेल में पूरा फैला रहता है और एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और एक फंक्शन और है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जितने भी ड्रग्स हैं, कोई अगर केमिकल हार्मफुल केमिकल्स अगर हमारे सेल में रहते हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको उसका जो इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है, उसको खत्म कर देता है, डिटॉक्सिफिकेशन। इसी को डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का फिर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइबोसोम्स का निर्माण कहाँ पे होता है? राइबोसोम्स, हाँ, ये एक हमारा सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस था, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका जिसको कहते हैं, यहाँ पर राइबोसोम का निर्माण होता है। तो राइबोसोम का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका जो है, वहाँ पर इसका निर्माण होता है। तो ये सही ऑप्शन है और ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं इसमें। चलिए, ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन है। कंपैरेटिवली दूसरे क्वेश्चन से ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि अगर 1 या 2 मिलान भी अगर आप कर लेते हैं, तो सही ऑप्शंस पे चांसेस होते हैं कि आप पहुँच पाएँगे। तो सबसे पहले है इसमें ऑप्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको पता है कि राइबोसोम्स पाए जाते हैं और स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। और जहाँ पे रफ या राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है। तो ए का जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्मूथ के अंदर लिपिड का फॉर्मेशन होता है, मतलब चिकना है ये लिपिड या स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पे लिपिड देख लीजिए, ये सेकंड ऑप्शन हो गया इसका। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन सिक्रीशन था, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना था, सिक्रीशन, ये इसका ऑप्शन हो गया। और लाइसोसोम्स इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन करती है, सेल के अंदर भी चीज़ों को पाचन करती है, सेल से बाहर भी चीज़ों का पाचन करती है। तो लाइसोसोम्स का ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। तो देखिए, ए का ऑप्शन हो गया 3, 3 ए में और कहीं पे नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बी जो था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड है। सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, गोल्जी का ये सिक्रीशन है 4, और जो डी है लाइसोसोम्स, उसका इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन है, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाँ, ये एक फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अ, सेल, हम लोग जानते हैं कि डीएनए जो है वो सेल के अंदर, सेल में जो न्यूक्लियस है केंद्रक है, वहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा भी डीएनए न्यूक्लियस के बाहर 2 जगह पाया जाता है, एक क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पूछा बाहरी केंद्रक वंशागति कहाँ पे पाई जाती है? न्यूक्लियस के बाहर और कहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है इसी वीडियो में, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स की उपस्थिति में। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो होने के लिए। तो डीएनए जो है, आरएनए है, राइबोसोम्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन, ये न्यूक्लियस के बाहर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, दोनों में ये होता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं, क्योंकि दोनों में डीएनए पाया जाता है और पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी है, वो पूरी की पूरी पाई जाती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि डीएनए और क्लोरोप्लास्ट जो है, ये वैसे ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो न्यूक्लियस में नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं कि डबल न्यूक्लियस में भी प्रोटीन बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट अपना अलग से भी बना रहा है। केवल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो रिक्वायरमेंट है, वो खुद अपना बनाते हैं, और जो ये रिक्वायरमेंट अपना फुलफिल खुद करेंगे, वो प्रोटीन न्यूक्लियस के डीएनए से नहीं बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बलपत्र
पेटल्स जो होता है, अ, जो फ्लावर जो होता है, फ्लावर का जो कलरफुल जो पोर्शन होता है, कोई भी हम फूल देखते हैं उसका जो कलर्ड पोर्शन होता है, रंगीन जो पोर्शन होता है, वो उसका जो चमकदार रंग होता है, वो किसकी वजह से होता है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस में भी आप चॉइसेस को एलिमिनेट करके भी आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लिए होता है। ल्यूकोप्लास्ट अगर आपको देखिएगा कि कलरलेस होता है, मतलब ऐसे जगह पाया जाएगा जहाँ पर कलर नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट ज़रूर कलर कलर्ड पोर्शन होता है, लेकिन ये फ्रूट्स में पाया जाता है। तो बचता है इसके अलावा एंथोसायनिन। एंथोसायनिन जो है, ये अलग-अलग प्लांट्स से जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उसमें ये कलर प्रोवाइड करता है जो कि जो कि किसी भी प्लांट में परागण पॉलिनेशन में हेल्पफुल होता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखते हैं ऑटोलिसिस किसको कहते हैं? पहले तो ये आप देख लीजिए। लाइसोसोम्स हम लोग कोशिकांग पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था लाइसोसोम्स होता है। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। सुसाइडल बैग्स मतलब वो खुद को ही मार देते हैं। ऑटोलाइसिस का मतलब है ऑटोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को तोड़ना, ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को तोड़ना। जहाँ पे भी बायोलॉजी में आपको लाइसिस वर्ड दिखेगा मतलब वहाँ पे किसी चीज़ को तोड़ा जा रहा है। ऑटो मतलब खुद को, सेल्फ, अपने आप को ब्रेक डाउन करना, अपने आप को तोड़ना। तो वही लाइसोसोम जो होते हैं सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं। अपने आप को वो खत्म कर लेते हैं। इसलिए ऑटोलाइसिस किसके लिए उत्तरदायी है? वो लाइसोसोम्स है। ये डिक्टियोसोम्स है, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम्स का कुछ अलग फंक्शन होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये एक ईज़ी क्वेश्चन है। श्रावण अ सिक्रीशन का काम कहाँ पे होता है? सेल में सिक्रीशन का फंक्शन कौन करता है? सिक्रीशन, स्राव। सिक्रीशन आप लोग जानते हैं या ट्रांसपोर्टेशन का जो फंक्शन होता है, कौन-सी कोशिकाएँ करती हैं? ये करती हैं गोल्गी बॉडीज़, जैसा कि हम लोग जानते हैं। गोल्गी बॉडीज़, यहाँ पे गोल्गी बॉडीज़ ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम लोग एक चीज़ ये भी जानते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर गोल्गी बॉडीज़ को डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। लाइसोसोम्स का फंक्शन तो जान ही रहे हैं, ऑटोलाइसिस होता है, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है और स्टेरॉइड्स, लिपिड्स का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया है? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सीधा-सीधा अगर आप ऑप्शन हमको पता है कि बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था, ऑप्शन नंबर बी। मेल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, डी डुवे ने राइबोसोम्स लाइसोसोम्स की खोज की थी, सी कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडीज़ की खोज की थी। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को सही मार्क करेंगे। बेस्ट क्वेश्चन है सीधा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दानेदार संरचनाएँ। अब ये हमको मालूम होना चाहिए कि दानेदार संरचनाएँ कौन-सी होती हैं। अगर हम फिर से अपने सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी सेल को स्टडी करना हो, एक ही बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये प्लाज़्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है। ये न्यूक्लियस केंद्रक होता है और बीच वाला पोर्शन साइटोप्लाज़्म कोशिका द्रव्य होता है। साइटोप्लाज़्म ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है एक सेल का जो कि सारे सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो इसमें एक दानेदार रचनाएँ होती हैं, इस तरह डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको कि हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो दानेदार रचनाएँ हैं और इसकी खोज सबसे पहले जॉर्ज पेलेट नाम के साइंटिस्ट ने की थी। तो ये सारी खोजें जो सेल बायोलॉजी में ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हुए हैं, वो नई टेक्नोलॉजी जैसे कि माइक्रोस्कोप जो आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आया, उसके खोज के बाद ही पॉसिबल हो पाया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1932 में ध्यान रखिएगा इसको नॉल एंड रस्का नाम के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है राइबोसोम्स और जॉर्ज पेलेट। दानेदार रचनाएँ हैं और इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज पेलेट ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये अच्छा क्वेश्चन है एक। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? राइबोसोम का कंपोजिशन बेसिकली पूछ रहा है। राइबोसोम्स के बारे में आप जानिएगा। राइबोसोम बनते कहाँ पे? न्यूक्लियोलस केंद्रिका के अंदर बनते हैं। ये आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इनका एक और नाम कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि इनका एक और ये नाम या इनका केमिकल कंपोजिशन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स कहा जाता है। और ये जो आरएनए और प्रोटीन जो इसमें पाया जाता है राइबोसोम्स में, ये 1:1 के रेशियो में पाया जाता है। इसका अनुपात 1:1 है। अर्थात ये दोनों लगभग बराबर के अमाउंट में पाए जाते हैं। लेकिन राइबोसोम्स में डीएनए नहीं पाया जाता है, आरएनए और प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है। कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको स्टडी करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं, बेसिकली किसी भी जीव से कोई सेल निकालेंगे और उस सेल में से वो उसकी कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन को अलग करते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसके केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। तो ये जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है, मनुष्य का जो हमारा जो एरिथ्रोसाइट्स है, रेड ब्लड सेल्स है, इसको भी स्टडी कर सकते हैं। यकृत लीवर के सेल्स को स्टडी कर सकते हैं, वृक्क किडनी के सेल्स को स्टडी कर सकते हैं या पेशीय कोशिका मसल्स को। तो स्टडी तो बहुत सारे सेल्स को किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट कौन-सा है? साइंटिस्ट इसको ईज़िली जिसमें से सेल मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को निकाल सकें और उसको स्टडी कर सकें। तो उसके लिए मानव का जो आरबीसी, हमारा जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रो साइट्स, इसको लेकर के स्टडी किया जाता है आरबीसी को। बाकी चीज़ों को भी स्टडी कर सकते हैं, बट सबसे ईज़ी जो है, सबसे ईज़िली अवेलेबल आरबीसी है और इसमें आसान भी होता है साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करने में। इसलिए हमेशा प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को जब भी स्टडी करना है, तो आरबीसी लिया जाता है। अ, आगे हम लोग फिर से एक प्लाज़्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। कि जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन का जो नवीनतम मॉडल है, जो प्रेज़ेंट में बहुत सारे मॉडल्स आए इसके लिए, डेनियल जेपसन का आया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया और गॉटर ग्रेंडल का मॉडल आया। प्रेज़ेंट में कौन-सा इसका एक डेवलपमेंट हुआ जैसे-जैसे हमारा टूल्स एंड टेक्निक्स बढ़ते गए बायोलॉजी में, उस तरह से और अध्ययन हम लोग जैसे-जैसे करते गए, हमको क्लियर पिक्चर मिलती गई कि भई हमारा जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है, वो कैसा होता है। तो किसका बेसिकली कौन-सा मॉडल प्रेज़ेंट में एक्सेप्टेड है, किसको हम लोग अभी स्वीकार करते हैं सबसे प्रेज़ेंट में। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, सरल मोज़ेक मॉडल जिसको कि हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिस मॉडल जिसको कि सिंगर एंड निकलसन नाम के 2 वैज्ञानिकों ने निकलसन सिंगर और निकलसन नाम के 2 वैज्ञानिकों ने इस मॉडल को बताया था, जिसमें कि हम लोग देखते हैं इस तरह से 2 मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन पे ये इस तरह से लिपिड लगा होता है दोनों तरफ और बीच-बीच में इस तरह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। छोटे भी प्रोटीन्स हो सकते हैं जो बीच में होंगे, 2 मेम्ब्रेन के बीच में होंगे और फिर से ये लिपिड जो होता है इसमें। ये जो इस तरह का जो गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लिपिड होता है और ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर जो बीच में दिख रहा है, ये प्रोटीन होता है। तो जो लिपिड होता है फैट होता है, ये फ्लूइडिटी एक तरलता देता है हमारे कोशिका का जो मेम्ब्रेन है और उस तरल मतलब उसमें फ्लो हो सकता है। फ्लो मतलब पानी की तरह फ्लो नहीं होगा। उसमें मूवमेंट होता है और उसी के बीच में जाकर के ये जो कण हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बीच में चले जाते हैं। तो इसीलिए ये फ्लूइड किसकी वजह से होता है? जो ये नाम है फ्लूइड, तरलता जो है तरल, वो हमारा लिपिड की वजह से होता है और मोज़ेक जो है हमारा प्रोटीन की वजह से होता है। तो इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। ये जो मॉडल है सिंगर और निकलसन ने सबसे पहली बार बताया था और ये अभी प्रेज़ेंट में इसी को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अ,
आधुनिक अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली है, ठोस, अर्धतरल, तरल, घनीभूत, अच्छद। तो जैसा कि हमने बताया कि फ्लूइड है वो, मतलब उसमें पानी की तरह तो नहीं है, लेकिन उसमें मूवमेंट हो सकता है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। तो उसके अनुसार जो हमारा जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है, अर्धतरल होती है। उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, इसलिए उसको अर्धतरल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए सिलेक्टिव परमिएबल नेचर होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता चयनात्मक होती है, इसका अर्थ क्या है? मतलब क्या है कि सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। पारगम्यता मतलब परमिएबल, इसका मतलब सिलेक्ट करके कोई चीज़ को अपने अंदर आने देना या अंदर से बाहर जाने देना। तो ये अगर हमारा कोशिका है, कोई पदार्थ बाहर हैं, तो वो अंदर आ सकते हैं और अंदर से कोई पदार्थ हैं, वो बाहर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी बाहर के पदार्थ अंदर आए हैं, तो ये अंदर से सब कुछ बाहर चला जाएगा। तो उसका फिर जो बैलेंस है हमारे सेल का, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। सेल सर्वाइव ही नहीं करेगा उसके बाद। तो सिलेक्ट करता है सेल। अगर सपोज़ कीजिए कि कोई मिनरल है फास्फोरस है या कैल्शियम है, उसकी ज़रूरत है सेल के अंदर, वो आएगा। और अगर ज़रूरत नहीं है, बैलेंस बना हुआ है, तब वो नहीं आएगा या अगर सेल के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है, तब वो बाहर चला जाएगा। अगर अगर कोई पोटेशियम है मान लीजिए, पोटेशियम की ज़रूरत सेल में अभी ज़रूरत से ज़्यादा है, वो सेल के बाहर चला जाएगा। कैल्शियम सेल में कम हो रहा है, तो बाहर से अंदर आ जाएगा। सेल के बाहर जो स्पेस होता है, वहाँ से अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों का कोई चीज़ को अगर सेल को कोई उत्सर्जन करना है, तो वो चीज़ें बाहर चली जाएँगी। बाहर से ग्लूकोज़ का मॉलिक्यूल जो हम खाना खा रहे हैं, डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद ग्लूकोज़ बनता है और वो ग्लूकोज़ जो है ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल और बीसी के चलते एटीपी का निर्माण करता है, तो वो ग्लूकोज़ कैसे आएगा सेल के अंदर? उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज़्म है, यहाँ पर गेट्स बने होते हैं। सेल के मेम्ब्रेन में इस तरह के गेट्स बने हुए होते हैं। उस गेट के द्वारा, चैनल्स के द्वारा जैसे हम अपने घर में घुसते हैं, तो दरवाज़ों के द्वारा घर में घुसते हैं। तो उसी तरह से कोशिका का जो मेम्ब्रेन होता है, उसमें भी गेट्स बने होते हैं। उसी गेट से जो चीज़ें हैं, चीज़ों का आदान-प्रदान होता है। तो जैसा कि ये बता रहा है पारगम्यता मतलब परमिएबल और चयनात्मक सिलेक्ट करके, जिसकी ज़रूरत है वही चीज़ आएगी, जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ नहीं आएगी। तो केवल निश्चित पदार्थों को पार होने देती है अपने अंदर, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, इसी चीज़ को सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन का बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। चीज़ें अंदर-बाहर आती हैं, लेकिन सिलेक्ट करके उसको आने-जाने दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अ, कोशिका से निर्यात के लिए कौन-सा हम लोग को इसमें से पदार्थ यूज़ करना निर्यात बाहर निकालना है या स्राव करना, सिक्रीशन करना है? तो ये सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सिक्रीशन करना है या बाहर ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग गोल्गी बॉडीज़ होती है, गोल्गी काय है, इसका यूज़ करते हैं निर्यात के लिए गोल्गी काय। ये इसका फंक्शन होता है, सिक्रीशन करना, निर्यात करना, बाहर निकालना सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन-सा कोशिका अंग उसके खोजकर्ता के नाम पे उसका नाम रखा गया है? तो हम लोग जानते हैं ये यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है गोल्गी काय है। इसकी खोज कैमेलियो गोल्जी ने की थी। ये साइंटिस्ट जिन्होंने खोज की है इस कोशिकांग की, उन्हीं के नाम पर इस कोशिकांग का नामकरण किया गया है। सिंपल क्वेश्चन था ये। और एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कौन-सा कोशिकांग जो है सेल ऑर्गेनेल है, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ये हमारा एक सेल है, एक इनमें से कौन-सा ऑर्गेनेल है जो कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो अलग पाया जाता है यहाँ पर और गोल्गी बॉडीज़ भी अलग से पाई जाती है। हरित लवक अगर प्लांट का सेल है तो वहाँ पे हरित लवक मिलता है, वो भी अलग उसका प्लेस होता है। एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम जो होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, वो जो है, ये एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अ, हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई रहती है, टच करती है उसको। तो कौन-सा कोशिकांग बाहरी नाभिकीय झिल्ली, जो ये हमारा केंद्रक है, इसकी जो बाहरी झिल्ली है, उससे जुड़ा रहता है, वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन और लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। तो एक बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने से पहले कोशिश करिएगा कि वीडियोस को देख लें और फिर इन क्वेश्चंस पे आएँ। तो आगे फिर हम लोग नेक्स्ट अपना लेक्चर लेके आएँगे सेल डिवीजन के ऊपर। तो उसमें हम लोग फिर सेल बायोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए सेल डिवीजन पे जाएँगे। थैंक यू।